एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। समीना वर्कशॉप में एक स्टूल पर बैठी इधर उधर देख रही थी। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और जिस्म हौले हौले कांप रहा था। होंठों पर पपड़ियां जम गई थीं और हल्क खुश्क हो रहा था। उसने मैकेनिक की तरफ देखा, बोली, पानी, थोड़ा पानी मिल जाएगा? उसकी आवाज भी कपकपा रही थी। मैकेनिक बोला, अभी लाता हूं, और ये कहते हुए वो बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो शीशे के एक मैले ग्लास में पानी ले आया। वो ग्लास समीना की तरफ बढ़ाते हुए बोला, कब्रिस्तान में बिल्लू साईं का ये तकिया मनशियात फरोशों का अड्डा है। यहाँ बहुत अरसे से ये काला धंधा हो रहा है। पुलिस सब कुछ जानती है, लेकिन जब भत्ता नहीं मिलता तो यहाँ छापे पड़ने लगते हैं। ये पुलिस वाले मनशियात फरोशों से तो यहीं पर मुकमुका करके उन्हें छोड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ जो ग्राहक उनके हत्थे चढ़ जाए उन्हें थाने ले जाकर बेइज्जत किया जाता है और बिलाखिर पैसे लेकर उन्हें भी छोड़ दिया जाता है। लेकिन आप मैडम, आप यहाँ क्या लेने आई थी? क्या आप भी? समीना ने उसकी बात काट दी, बोली, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं अपने मिलने वालों के यहाँ गई थी। वापसी पर सोचा कि अगर कब्रिस्तान से निकल चलूं तो शॉर्टकट पड़ जाएगा, लेकिन उसी वक्त दूसरी तरफ से पुलिस कब्रिस्तान में दाखिल हुई तो मैं डर कर इस तरफ भाग निकली। बदहवासी में दौड़ते हुए मेरा पैर रपट गया। शायद मोच आ गई है, बड़ी तकलीफ हो रही है। समीना झुककर पैर को दबाने लगी। मैकेनिक ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, आजकल औरतें भी इस लानत का शिकार हो रही हैं। कॉलेज की लड़कियों और लड़कों में भी हेरोइन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। मेरे 2 शागिर्द हेरोइन इस्तेमाल करते हैं, उसी तकिए से खरीद कर लाते हैं। बहुत समझा चुका हूं उन्हें, मगर वो तो अपनी जान के दुश्मन हो रहे हैं। आपको उस तरफ भागते देख कर मैं समझा कि शायद आप भी। बहुत सी औरतें भी आती हैं इस तकिए पर हेरोइन लेने के लिए। एक मर्तबा तो पुलिस के छापे में 2 औरतें भी पकड़ी गई थीं। उनमें से एक किसी मिल ओनर की बेटी थी और दूसरी कचहरी बाजार के एक बड़े दुकानदार की बीवी। आप अंदाजा नहीं कर सकती कि उनकी किस कदर रुसवाई हुई होगी। समीना बोली, नहीं मैकेनिक साहब। उसने समीना की बात काटी, बोला, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। समीना बोली, मोहम्मद यूसुफ साहब, मेरे बारे में तुम्हारा ख्याल गलत है। मैंने बताया ना कि शॉर्टकट के ख्याल से कब्रिस्तान से गुजर रही थी। बहरहाल आपने मुझे पुलिस की नजरों से बचा लिया, इसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। अगर आपको जहमत ना हो तो रक्षा मंगवा दें। पैर में तकलीफ की वजह से मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा। मैकेनिक बोला, मंगवा देता हूँ रक्षा। मेरे लायक कोई और खिदमत हो तो? समीना बोली, शुक्रिया, आपकी इतनी ही इनायत काफी है। वैसे आपकी बहन का क्या नाम है? कौन सी क्लास में पढ़ती है? वो बोला, सेकेंड ईयर में, शुमाइला नाम है उसका। मैंने खुद भी मैट्रिक कर रखा है। खैर आप बैठिए, मैं लड़के को भेजकर रक्षा मंगवाता हूँ। मैकेनिक यूसुफ बाहर निकल गया। समीना जोर जोर से अपना पैर सहलाने लगी। तकलीफ बढ़ गई थी और उसके मुंह से हल्की हल्की सिसकारियां सी निकल रही थीं। कुछ देर के बाद रक्षा वर्कशॉप के सामने आकर रुक गया। समीना ने उठकर चलना चाहा तो उसके मुंह से बेख्तियार कराह निकल गई। बायां पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहा था। यूसुफ ने एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। समीना उसके हाथ का सहारा लेकर लंगड़ाती हुई रक्षे तक आ गई और जब रक्षे में बैठने लगी तो दफतन उसे अपने रजिस्टर और किताबों का ख्याल आ गया। उसने बदहवासी में इधर उधर देखा, फिर उसका दिल उछल कर हलक में आ गया। रजिस्टर और किताबें कब्रिस्तान के मकान के उस कमरे में ही रह गई थीं जहां वो शारे के साथ बैठी हुई थी। उसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। नोट्स के रजिस्टर पर उसका और कॉलेज का नाम लिखा हुआ था। किताबों पर भी उसका नाम था। रजिस्टर और किताबें यकीनन पुलिस के कब्जे में आ गई होंगी और अब पुलिस को उस तक पहुंचने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। यूसुफ ने उसके चेहरे को तकते हुए पूछा, क्या हुआ मैडम? समीना बोली, कुछ नहीं, पैर में तकलीफ बढ़ गई है। यूसुफ बोला, मेरे ख्याल है मोच आ गई है। पहली फुर्सत में किसी जर्राह वगैरह को दिखाइए और इस तरफ से आप बेफिक्र रहिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आप यहाँ आई थी। समीना जवाब देने के बजाय रक्षे में बैठ गई। रक्षा हरकत में आकर लारी अड्डे में खड़ी हुई लातादाद बसों के इर्द गिर्द चकराता हुआ सड़क पर आ गया। उस वक्त 8 बज चुके थे। लारी अड्डे की वजह से सड़क पर खासा ट्रैफिक था। रक्षा ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है बीबी आपको? समीना ने मुख्तसर सा जवाब दिया, डगलसपुरा, और सीट की पुश्त से टेक लगाकर दांत भींच लिए। उसके पैर की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। जब वो नायला के घर के सामने पहुंची तो 8:30 बज चुके थे। उसके पास पैसे भी नहीं थे। आज सुबह वो हैंडबैग लेकर नहीं गई थी। 40-50 रुपए के नोट किताब ही में रखे हुए थे। रक्षे से उतरते हुए उसने पैर जमीन पर रखना चाहा तो बेख्तियार कराह उठी। उसने पैर की तरफ देखा, टखने के करीब से पैर सूज गया था।
उसने ड्राइवर से कहा, भैया जरा इस दरवाजे की घंटी बजा दो। ड्राइवर ने उतर कर घंटी बजा दी। चंद सेकंड के बाद ही दरवाजा खुला। वो नायला का छोटा भाई नदीम था। उसने रक्शे में समीना को देखते हुए पीछे मुड़कर आवाज लगाई, बाजी। समीना बाजी आ गई। समीना ने उसे पुकारा, नदीम आगे आओ जरा, मेरे पैर में तकलीफ है, मुझे सहारा देकर अंदर ले चलो। नदीम जल्दी से आगे आ गया। उसने समीना के सूजे हुए पैर की तरफ देखा, फिर उसे सहारा देकर रक्शे से उतारा। समीना उसके सहारे एक पैर पर तकरीबन उछलती हुई चलने लगी। इसी दौरान नायला भी आ गई। उसने जल्दी से आगे बढ़कर दूसरी तरफ से समीना को सहारा दिया और वो दोनों उसे अंदर ले आए। नायला उसे अपने कमरे में ले आई थी। समीना की हालत देखकर नायला परेशान हो गई। उसने पूछा, ये क्या हुआ तुम्हें, कहाँ चली गई थी तुम? समीना बोली, बाहर रक्शे वाले को पैसे भिजवा दो, बाद में बताऊंगी क्या हुआ और मैं कहाँ गई थी। नायला ने नदीम को बुलाकर कहा कि वो रक्शे वाले को पैसे देकर रुखसत कर दे। इसी दौरान नायला की वालिदा और छोटी बहन भी कमरे में आ गईं। वालिदा ने कहा, क्या हुआ समीना बेटी, कहाँ चली गई थी? हम तो परेशान हो रहे थे। समीना बोली, कॉलेज की एक स्टूडेंट मुझे जबरदस्ती अपने घर ले गई। उसके घर वालों ने आने ही नहीं दिया और तकरीबन 1 घंटा पहले मैं उनके घर से निकलकर तांगे में बैठी तो कुछ ही दूर जाने के बाद तांगे का एक्सीडेंट हो गया। किस्मत अच्छी थी, मैं बच गई, लेकिन तांगे से गिरने से पैर मुड़ गया। बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी मुश्किल से रक्शे पर बैठ सकी थी। नायला की वालिदा ने उसका पैर देखा। उन्होंने पैर पर हाथ रखकर जरा सी हरकत दी थी कि समीना के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वालिदा बोली, मोच आ गई है, मैं नदीम को भेजकर अच्छे पहलवान को बुलाती हूँ। ये कहती हुई वो कमरे से निकल गई। अच्छा पहलवान हड्डी जोड़ का माहिर था। गली के मोड़ से जरा आगे झंग बाजार में उसकी दुकान थी। नदीम चंद ही मिनट में उसे साथ लेकर आ गया। समीना को पलंग की पट्टी पर इस तरह बिठा दिया गया कि उसके दोनों पैर लटके हुए थे। अच्छे पहलवान ने उसके पैर को टटोल कर देखा, टखने में मोच आ गई थी। उसने पहले गर्म पानी मंगवा कर सिकाई की, फिर एक बोतल में भरे हुए तेल से पैर की मालिश करने लगा। तेल मोबिल ऑयल की तरह गाढ़ा और स्याह था, अजीब सी बू उठ रही थी। अच्छा पहलवान बड़े हल्के हाथ से मालिश कर रहा था। समीना के मुंह से सुस्कारियां सी निकल रही थी। उसने दांत भींच लिए। अच्छे पहलवान ने मालिश करते करते उसके पैर को जोरदार झटका दिया। समीना के मुंह से चीख निकल गई। वो बुरी तरह मचलने लगी। नायला और उसकी छोटी बहन ने उसे दोनों बाजुओं से पकड़ लिया। अच्छे पहलवान ने पैर को 2-3 और झटके दिए, फिर मालिश करने लगा और बिलाखिर एक डिब्बे में से मुटियाले रंग की क्रीम निकालकर पैर पर अच्छी तरह मली और पट्टी बांध दी। फिर बोला, परेशानी की कोई बात नहीं है, 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। कल इसी वक्त मुझे बुला लेना काके, मालिश करनी पड़ेगी। अच्छे पहलवान ने आखिरी अल्फाज नदीम की तरफ देखते हुए कहे और अपनी चीजें समेटने लगा। समीना बिस्तर पर लेट गई। उसका चेहरा एकदम पीला हो गया था। पैर को लगाए जाने वाले झटकों से उसे यूं लगा था जैसे उसकी जान निकल गई हो। समीना और नायला रात को उसी कमरे में एक ही पलंग पर सोती थीं। रात को नायला जब सोने के लिए उसके साथ पलंग पर लेटी तो उसने पूछा, तकलीफ में कुछ इफाका हुआ या नहीं? समीना बोली, हाँ, दर्द की शिद्दत में कमी आ गई है। नायला ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, एक बात बताओ समीना, असल बात वही है जो तुमने अम्मी को बताई है या मामला कुछ और है? समीना ने उसे घूरा, बोली, कुछ और मामला? क्या मतलब? नायला ने कहा, मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत करो समीना, जो बात है मुझे ठीक ठीक बता दो, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। समीना के मुंह से गहरा सांस निकल गया। बोली, मदद? तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं तो सोच रही हूं कि मैंने यहाँ आकर गलती की, मेरी वजह से तुम लोगों को भी परेशानी हो सकती है। नायला ने उसे घूरा। बोली, ये कैसी बातें कर रही हो समीना, तुम हमें गैर समझती हो। समीना बोली, अपना समझकर ही ये बात कही है मैंने। मैं जिस दलदल से निकलने की कोशिश कर रही हूँ उतना ही उसमें धंसती जा रही हूँ। समझ में नहीं आता क्या करूं। नायला बोली, मुझ पर एतमाद करो समीना, जो बात है कह दो, इस तरह तुम्हारे दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा और मुमकिन है इस मसले का कोई हल भी निकल आए। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो मामला तुम्हारे उसी कजन का है जिसका तुमने जिक्र किया था। समीना के मुंह से बेख्तियार निकल गया, वो मेरा कजन नहीं है। नायला चौंक गई। बोली, तो फिर कौन है वो? समीना बोली, मनशियात का स्मगलर, कातिल। नायला ने उसे घूरा। बोली, क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम? मनशियात के स्मगलर और कातिल से तुम्हारा क्या ताल्लुक हो सकता है? समीना बोली, मैं उसके जाल में फंस गई हूं नायला। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद शारिक से बस में होने वाली मुलाकात से लेकर अब तक की पूरी कहानी सुना डाली। आखिर में उसकी आवाज भर्रा गई और आंखों में नमी तैरने लगी। वो कह रही थी, काश उस रात मुझे उस पर तरस न आया होता, उसके चेहरे की मासूमियत ने मुझे मुतासिर न किया होता। वो मेरे लिए बेहतरीन मौका था। वो गहरी नींद सो रहा था। अगर मैं उसी रात उसे पुलिस के हवाले कर देती तो आज मुझे इस तरह जलील और रुस्वा न होना पड़ता। आज सुबह वो कॉलेज के सामने मौजूद था। उसने मुझे देख लिया था। वो सारा दिन वहां खड़ा मेरा इंतजार करता रहा।
मैं एक पीरियड पहले कॉलेज के पिछले गेट से निकली थी और जब मैं दूसरे मोड़ से तांगे में बैठी तो कुछ ही देर के बाद वो भी न जाने कहां से आकर तांगे में बैठ गया और मुझे धमकी देकर अपने साथ ले गया। अगर मैं फरार में कामयाब होने की बजाय पुलिस के हाथ आ जाती तो इस वक्त किसी थाने में बंद होती। मैं पुलिस के हाथ आने से तो बच गई, लेकिन मनशियात के उस अड्डे पर अपनी मौजूदगी का सबूत छोड़ आई हूँ। नायला ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोली, कैसा सबूत? समीना बोली, बदहवासी में भागते हुए अपना रजिस्टर और किताबें वहीं भूल गई थी। उन पर मेरा और कॉलेज का नाम लिखा हुआ है। मुझे शुबा ही नहीं बल्कि यकीन है कि पुलिस सुबह ही कॉलेज पहुंच जाएगी और तुम समझ सकती हो कि मुझे किस कदर रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। नायला ने कहा, मेरा मशवरा मानो तो पुलिस के किसी बड़े ऑफिसर से मिलकर सब कुछ बता दो। समीना बोली, क्या तुम ये समझती हो कि ये सब कुछ बताने के बाद वो पुलिस ऑफिसर मुझे घर वापस आने देगा? नहीं नायला, मैं ऐसा नहीं कर सकती। नायला ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बल्कि इस ताउन पर पुलिस तुम्हारी शुक्रगुजार होगी। तुम कह सकती हो कि तुम्हें कत्ल की धमकी देकर खामोश रहने पर मजबूर किया गया था। समीना बोली, नहीं नायला, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने पुलिस के सामने शारिक को अपना कजन तस्लीम किया था, यानी मैंने पुलिस को धोखा दिया था। एक मुजरिम को बचाने के लिए मैंने उन्हें गलत रास्ते पर लगाने की कोशिश की थी और फिर कत्ल की इस वारदात के बाद मैं खामोश रही, जबकि शारिक भी यहाँ मौजूद नहीं था। उसकी अदम मौजूदगी में मुझे कोई खौफ नहीं होना चाहिए था। मैं पुलिस को सब कुछ बता सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। नायला बोली, मामला खासा गंभीर है। मेरा ख्याल है अब्बू से बात करके किसी वकील से मशवरा करना चाहिए। कोई अच्छा वकील ही इस सिलसिले में बेहतर मशवरा दे सकता है। समीना बोली, तुम्हारे अब्बू सियालकोट में हैं और वो जुमेरात को आते हैं, जबकि पुलिस सुबह ही मुझे तलाश करती हुई कॉलेज पहुंच जाएगी। नायला ने कहा, इसका हल भी मैंने सोच लिया है। तुम कह सकती हो कि रजिस्टर और किताबें तांगे में भूल गई थी, जो किसी और के हाथ लग गईं। हो सकता है वो शख्स मनशियात के अड्डे पर गया हो और वो रजिस्टर और किताबें उसने वहां छोड़ दी हों। समीना बोली, लेकिन एक ऐसे आदमी ने मुझे वहां से भागते हुए देख लिया था जो ये जानता है कि मैं कॉलेज में लेक्चरर हूँ। नायला ने चौंक कर पूछा, कौन है वो? समीना बोली, मोटर मैकेनिक है। कब्रिस्तान की दीवार के साथ ही लारी अड्डे में उसका वर्कशॉप है। नायला ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। बोली, लेकिन वो तुम्हें कैसे जानता है? समीना ने बताया, उसकी बहन शुमाइला हमारे ही कॉलेज में सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। वो सुबह अपनी बहन को कॉलेज छोड़ने के लिए आता है। वो कई मर्तबा मुझे देख चुका है। नायला ने कहा, शुमाइला वही लड़की तो नहीं, भारी भरकम, लंबी और बेडोल सी? समीना बोली, हाँ शायद वही है। नायला ने कहा, लेकिन उसके भाई को कैसे पता चला कि तुम वहां से भागी हो? समीना बोली, कब्रिस्तान की दीवार के साथ ही उसका वर्कशॉप है। उसने मुझे दीवार से कूदते हुए देख लिया था। मेरे पैर में मोच तो पहले ही आ चुकी थी। मैं उसकी दुकान के सामने ही फिसल कर गिर गई थी और वही मुझे उठाकर दुकान के अंदर ले गया था। कुछ देर के बाद एक पुलिस वाला भी ये पूछता हुआ उधर आया था कि उन्होंने इस तरफ से किसी को भागते हुए तो नहीं देखा। शुमाइला के भाई यूसुफ ने ही पुलिस वाले को जवाब दिया था कि उन्होंने किसी को इस तरफ आते हुए नहीं देखा और फिर कुछ देर के बाद मुझे रक्षा भी उसी ने मंगवा कर दिया था। नायला ने कहा, बात वाकई उलझ गई है। बहरहाल शुमाइला का वो भाई फौरी तौर पर कोई कदम नहीं उठा सकता और ये जरूरी नहीं कि तुम्हारा रजिस्टर और किताबें पुलिस के हाथ आ गई हों। बिलफर्ज पुलिस ने रजिस्टर और किताबों पर कब्जा कर लिया है और वो मालूमात के लिए सुबह कॉलेज आए भी तो मैं संभाल लूंगी और यही कहूंगी कि तुम वो रजिस्टर और किताबें किसी तांगे में भूल गई थी। समीना बोली, लेकिन अगर पुलिस यहाँ तुम्हारे घर पहुंच गई तो? नायला ने कहा, ऐसा नहीं होगा। तुमने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब मेरे घर वालों की तरफ से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी अम्मी और अब्बू तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। आज मंगल है, परसों शाम को अब्बू आएंगे। मैं उनसे बात करूंगी और इस मसले का कोई ना कोई हल निकल आएगा। पैर की तकलीफ की वजह से अब तुम 2-4 रोज तक कॉलेज तो नहीं जा सकोगी। सुबह एप्लीकेशन लिख देना और अब तुम सो जाओ, 2 बजने वाले हैं। नायला तो थोड़ी देर के बाद सो गई, मगर समीना देर तक जागती रही। मौजूदा सूरत हाल ने उसके जहन को बुरी तरह उलझा दिया था। दूसरे दिन नायला कॉलेज से वापस आई तो उसके पास समीना का रजिस्टर और दोनों किताबें भी थीं। उसने बताया कि 2 पुलिस वाले कॉलेज आए थे। वो रजिस्टर और किताबों के हवाले से उसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहते थे। समीना ने पूछा, फिर क्या बात हुई? नायला बोली, वो दोनों पुलिस वाले प्रिंसिपल से मिले थे। प्रिंसिपल को मालूम है कि तुम आजकल मेरे यहाँ रह रही हो। उन्होंने मुझे बुला लिया। मैंने ये फर्जी कहानी सुना थी कि कॉलेज से निकलने के बाद तुम जिस तांगे पर बैठी थी उसकी टक्कर हो गई। गिरने से तुम्हारे पैर में चोट आ गई और तुम बदहवासी में रजिस्टर और किताबें भूलकर रक्शे पर बैठकर चली गईं। बाद में ये रजिस्टर और किताबें किसी ऐसे शख्स के हाथ लग गई होंगी जिसका उस मनशियात के अड्डे पर आना जाना हो और उसने ये चीजें वहां डाल दी हों। समीना ने पूछा, फिर उन्होंने ये रजिस्टर और किताबें कैसे दी? नायला बोली, उन्हें मेरी बात का यकीन करना पड़ा और वो लोग ये चीजें देकर वापस चले गए। बस इस तरह बात खत्म हो गई।
समीना ने कहा, अगर बात इस तरह टल गई है तो मेरा ख्याल है कि तुम फिलहाल अपने अब्बू से बात मत करो। नाइला ने उसे घूरा। बोली, क्यों? क्या तुम इसी तरह उलझनों में फंसी रहना चाहती हो या इस जाल से खुद नहीं निकलना चाहती? समीना ने कहा, यह बात नहीं है, मैं जरा सोचना चाहती हूँ। वकील से मशवरा करने का मतलब ये होगा कि बात आगे निकल जाएगी। मैंने अभी घर वालों को भी इस मसले से आगाह नहीं किया। मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन के लिए डैडी को यहाँ बुला लूं, उन्हें सब कुछ बता दूं और वो तुम्हारे अब्बू से मशवरा करें। अगर मेरे डैडी को किसी और जरिए से पता चला तो वो क्या सोचेंगे? नाइला ने कंधे उचका दिए। बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन जो कुछ सोचना है जल्दी सोच लो। मामला बेहद संगीन है। अगर पुलिस ने इस कत्ल का सुराग लगा लिया और शारिक पकड़ा गया तो वो तुम्हारा नाम लेने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा, या अगर पुलिस तहकीकात करती हुई पहले तुम तक पहुंच गई तो भी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जो फैसला करना है जल्दी कर लो। समीना बोली, ठीक है, मैं डैडी को खत लिख कर बुलवा लेती हूँ। नाइला की बात ठीक ही थी। अगर कोई फैसला करने से पहले पुलिस उस तक पहुंच गई तो बात बिगड़ जाएगी और वो कुछ नहीं कर सकेगी। समीना 5-6 दिन मजीद नाइला के घर रही। इस दौरान उसके पैर का वर्म खत्म हो गया था, लेकिन चलने में अब भी थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही थी। कॉलेज से उसने 1 हफ्ते की छुट्टियां ले रखी थी। उस रोज आखिरी छुट्टी थी। अगले रोज उसे कॉलेज जाना था। समीना ने उस रोज अचानक ही अपने घर जाने का फैसला कर लिया और अपनी चीजें समेटने लगी। नाइला ने हैरत से उसकी तरफ देखा। बोली, क्या हुआ? ये पैकिंग क्यों कर रही हो? समीना बोली, अपने घर जा रही हूँ। नाइला ने उसे घूरा। क्या ये तुम्हारा अपना घर नहीं है? समीना बोली, ये एहसास न होता तो इतने दिन यहाँ आकर क्यों रहती? तुम्हें मालूम है मैंने डैडी को खत लिखा है, वो 1-2 दिन में आने ही वाले होंगे। घर पर ताला देख कर परेशान हो जाएंगे। चलो तुम भी आज मेरे साथ चलो, सुबह वहां से इकट्ठी ही कॉलेज चली जाएंगी। नाइला ने कहा, चलो यूं ही सही, मैं अम्मी से कह दूं। फिर कुछ सोचकर बोली, लेकिन अगर तुम्हारा वो चाहने वाला वहां पहुंच गया तो? समीना बोली, तो मैं उससे निपट लूंगी। ऐसी सूरत में मुझे मजीद इंतजार करने की बजाय पुलिस के पास जाना ही पड़ेगा। समीना अपनी चीजें पैक करती रही और नाइला अपनी अम्मा के पास चली गई। कुछ देर के बाद वो भी कमरे में आकर अपनी जरूरी चीजें समेटने लगी। माँ ने उसे समीना के साथ जाने की इजाजत दे दी थी। शाम की चाय पीकर वो 6 बजे के लगभग घर से निकली तो नाइला का छोटा भाई नदीम भी उनके साथ था। समीना का बैग जरा वजनी था, वो नदीम ने उठा रखा था। वो गलियों ही गलियों में होते हुए धोबी घाट पहुंच गए और चंद मिनट में समीना के घर पहुंच गए। तकरीबन 20 दिन तक घर बंद रहा था। हर चीज पर धूल नजर आ रही थी। 2 घंटे सफाई और झाड़ पोंछ में लग गए। समीना ने किचन का जायजा लिया। नाइला के यहाँ जाने से पहले वो फ्रिज भी बंद कर गई थी। उसने फ्रिज ऑन कर दिया और कुछ चीजें मंगवाने के लिए नदीम को पैसे देकर बाजार भेज दिया। नाइला समीना की स्टडी टेबल साफ कर रही थी। उसने शेल्फ से भी किताबें निकाल कर साफ कर दी थी। मेज साफ करते हुए उसने कोने में पड़ा हुआ थैला उठाकर खोला। उसके साथ ही वो चौंक गई। उसमें सूटों के कपड़े, ड्राई फ्रूट और बाज दूसरी चीजों के अलावा ऊपर ही 100-100 रुपए के नोट भी रखे हुए थे। नाइला ने समीना की तरफ देखते हुए कहा, मालूम होता है तुम्हारे पास पैसे फालतू हो गए हैं, इस तरह लापरवाही से फेंके हुए हैं। समीना ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोली, क्या मतलब? नाइला ने कहा, इस थैले में कुछ चीजों के अलावा 100-100 के नोट भी रखे हुए हैं। समीना ने गहरा सांस लिया। बोली, ओ वो थैला, उसके बारे में तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई थी। वो बताने लगी कि ये थैला शारिक ही ने लाहौर से भेजा था और उसके बाद ही वो अपना घर छोड़कर नाइला के यहाँ मुंतकिल हुई थी। नाइला ने थैले में से तमाम चीजें निकाली। उसने कपड़ा खोलकर देखा। बोली, उस कमबख्त का ज़ौक तो बहुत उम्दा है। उसने कपड़ा तह करके दोबारा थैले में रख दिया और पिस्ते और बादाम की थैलियां खोलने लगी। बोली, ये तो खाओ, खाने पीने की चीजों से इनकार कुफराने नेमत है। वो ढिठाई से मुस्कुराते हुए पिस्ता छील कर खाने लगी। कुछ देर के बाद नदीम भी सौदा सलफ लेकर आ गया। समीना ने तमाम चीजें संभाल कर रखी और रात के खाने की तैयारी करने लगी। नदीम रात का खाना खाने के बाद चला गया। नाइला और समीना खाने के बाद देर तक जागती रही और बातें करती रही। खाने से थोड़ी देर पहले गुराया की बहन और सामने वाली पड़ोसन आसिया भी आ गई थी। समीना जब नाइला के यहाँ गई थी तो वो गुराया की बीवी को बताकर गई थी। सुबह वो दोनों कॉलेज चली गईं। छुट्टी के बाद नाइला तो अपने घर चली गई और समीना अपने घर आ गई। उसे घर आए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि दरवाजे की घंटी बजी। उसने उठकर दरवाजा खोला तो सामने मोटर मैकेनिक यूसुफ को देखकर उसका दिल यकबारगी धड़क उठा। उसे हैरत हुई कि यूसुफ को उसके घर का पता कैसे चला।